नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, और हमने पिछले यानी प्रश्न संख्या 42 तक पिछली क्लास में देखा था। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो आगे अपन से कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है ताकि उसकी पुत्री और उसकी पत्नी का भाग तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का भाग दोनों ही 3:1 में है। अब देखो इस प्रश्न में जो हल्का सा अपन को घुमा रहा है वो यही है। अपन से कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय को या अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है। कौन कौन में विभाजित करता है भाई? कि उसकी पुत्री का और उसकी पत्नी का भाग। तो एक तो देखो उस व्यक्ति की पुत्री है, तो ये अपन ने लिखा पुत्री, और एक है भाई कौन? पत्नी। ठीक है, यानी पुत्री और कौन है? पत्नी। ठीक है, इनका भाग है तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र। अब देखो वापस नाम आया है, एक तो उसकी पत्नी है और एक उसका पुत्र है। ठीक, तो हमने अलग लिख लिया। उनका जो भाग है दोनों ही 3:1 में है। तो दोनों ही 3:1 का मतलब भाई ये भी 3:1 में है और ये भी किसमें है? 3:1 में है। ठीक, अब देखो यहां आगे अपन से जो भी पूछे, जिसको भी कम ज्यादा मिले वो आगे की बात है। अपन ने शुरुआत में देखा था A/B/C का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहां भी देखो पत्नी 2 बार आ रहा है, तो वहां मैंने लिखवाया था यदि किसी संख्या का अनुपात 1:2 हो या A/B बराबर 1:2 हो बराबर B/C 3:4 हो तो A, B व C का मान क्या होगा। तो यहाँ वैसे देखो ये A हो गया, ये B हो गया, A/B है 3:1 है ये। ठीक, ऐसे ही ये भी कितना है? 3:1। ठीक है, तो ये 3 ऐसे लिख दिया अपन ने। तो यहाँ देखो ये 2 बार आ रहा है, तो अपन कैसे हल करेंगे? इसको A मान लो भले ही, A/B और ये B/C, तो बात वही होगी, नाम कुछ भी हो भले ही। अब देखो यहाँ एक तो है पुत्री, एक उस व्यक्ति की है पत्नी और एक उस व्यक्ति का है पुत्र। इनका अनुपात अपन को ज्ञात करना है। पुत्री और पत्नी का अनुपात है 3:1, तो अपन ने लिखा भाई 3:1। फिर इसके बाद में पत्नी वापस आ गया, तो अब नीचे लिखेंगे, तो यहाँ भी 3:1। बताओ, ऐसे ही तो किया था पिछली क्लास में अपन ने। अब इसको हल करेंगे तो मैंने बताया था जो खाली स्थान बचा है उसकी पूर्ति करेंगे। तो खाली स्थान की पूर्ति करेंगे, तो खाली स्थान की अगर अपन पूर्ति करेंगे तो बताओ ये जो खाली जगह बची हुई है इसमें कौन आएगा? पड़ोसी। तो यहाँ पड़ोसी कौन है? 1। यहाँ पड़ोसी कौन है? 3। अब भाई इसको हल करेंगे तो 3×3 = 9, 3×1 = 3, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो बताओ क्या अनुपात आया? 9:3:1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे कह रहा है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हों। अब देखो जो भाई पुत्र है, पुत्र को पुत्री से बताओ कितना कम मिलता है? तो पुत्र को पुत्री से कम मिलता है, और वो भी कम मिलता है, बताओ कितना? 10,000 रुपए। कितना कम मिलता है? 10,000 रुपए। तो कुल संपत्ति का मूल्य ज्ञात करें, यानी कुल टोटल संपत्ति कितनी होगी वो हमको बतानी है। तो देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, यानी ये 10,000 कम हो चाहे ज़्यादा हो वो हमेशा अंतर कहलाता है। भाई जैसे मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, ठीक, या मैं ये कह दूँ आप मेरे से 5 साल छोटे हो, इसका मतलब ये अंतर ही हुआ। ऐसे यहाँ इन दोनों का यानी पुत्र और पुत्री, इन दोनों का अनुपातों का जो अंतर है वो कितना होगा? यानी इसका 9 है, इसका 1 है, तो अंतर करेंगे, 9 में से 1 घटाए तो 8। 8 बराबर बताओ कितना है भाई? तो 8 बराबर है कितना? यानी 8 बराबर है 10,000 रुपए। तो 1 बराबर क्या होगा? तो देखो इसको हल करेंगे तो 8 का भाग देंगे, तो 8 एकम 8, कितने बच गए? 40। ठीक, यानी 4 हो गए, 4 बचे हैं, सॉरी 10,000 है, 8 एकम 8, कितने बचे अपने? 2 बच गए। अब देखो 20 हो गए, ये वाली जीरो उतारी अपन ने, तो 8 दूनी 16, कितने बचे? 4। फिर जीरो उतारेंगे तो ये 40 हो गए, 8 पंजे 40 और 1 जीरो ऐसे कैसे? तो बताओ 1 बराबर क्या आया है?
1250 आया है। यानी एक बराबर कितना आ गया, 1250। अपन से कह रहा है कि कुल संपत्ति का मूल्य ज्ञात करो, तो कुल संपत्ति का जो मूल्य है वो क्या होगा, तो यहाँ देखो कुल के लिए अनुपातों का योग करो, 9 और 3 कितने होते हैं भाई, 12, 12 और 1 13। तो कुल संपत्ति का यदि हमको मूल्य ज्ञात करना है तो कुल के लिए अपन क्या करेंगे भाई, तो कुल के लिए अपन एक बराबर आया है 1250 और कुल टोटल हमने योग किया तो हो गया 13। तो 1250 को बताओ किससे गुणा करेंगे, 13 से। ये जो भी मान आएगा वो कुल संपत्ति का मान आ जाएगा, तो 13 से गुणा करेंगे। तो देखो हम 0 के 0, 13 5 65, ठीक, यानी कितने हो जाएंगे 65। अब देखो 65 के 5 हासिल की 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितने हो गए, तो 26 और 6 हो गए भाई 32, 32 के 2 हासिल की 3, 13 एकम 13, 13 और 3 कितने होते हैं 16। तो बताओ कुल संपत्ति का जो मूल्य है वो कितना होगा, 16,250। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, अवन से कह रहा है कि 5600 रुपए है और ये जो 5600 रुपए है इसको भाई पी क्यू व आर किस में बांट रहे हैं, पी क्यू और आर में विभक्त किया गया। यदि पी को क्यू का 3/5, ठीक, जैसे ये पी होगा, ठीक, एक की जगह क्या है पी है। यदि P को Q का 3/5 तथा Q को R का 1/4 भाग मिलता है तो P का भाग कितना होगा, यानी किसका हिस्सा ज्ञात करना है, P का। अब देखो यहाँ हम P का हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, यानी हमको किसका हिस्सा ज्ञात करना है, P का। तो अपन देख लेते हैं भाई P का जो हिस्सा है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ ये जो A है इसकी जगह आपको क्या करना है, A की जगह ये है P है, ठीक, तो यहाँ अपन ने लिखा P। क्या करें भाई, तो यहाँ अपन ने लिख दिया, बताओ क्या है, P है। क्लियर है। अब देखते हैं, देखो अपन से कह रहा है कि 5600 रुपए को, यानी राशि, राशि बताओ कितने की है, 5600 रुपए की है। कितने की है भाई, 5600 रुपए की है। तो देखो यहाँ अपन राशि लिखते हैं और ये जो राशि है ये है भाई कितने रुपए की, 5600 रुपए की, ठीक है। तो ये हमने राशि जो है वो लिख दिया और राशि जो है वो कितने रुपए की है, 5600 की। आगे देखते हैं, आगे अपन से क्या कह रहा है, आगे अपन से कह रहा है कि इसको P, Q और R में विभक्त किया गया, यानी बांटना है इसको P, Q और R, ठीक है। आगे कह रहा है P को Q का 3/5। अब देखो P जो है इसको किसका भाई, P को, तो ये P को Q का, और ये जो P है इसको Q का कितना मिल रहा है, यानी Q का इसको मिल रहा है 3/5। और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में जिसके साथ में का लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, का, तो बटे वाला जो मान होगा वो उसका होगा। यानी Q का मान तो कितना हो गया यहाँ पर 5, P का मान कितना हो गया 3। क्लियर। तो जहां P है वहां लिखेंगे अपन 3 लिखेंगे, तो यहां देखो 3 लिखा और Q की जगह कितना लिखेंगे 5, तो ये P अनुपात Q आ गया। ऐसे ही अपन से कह रहा है Q को R का 1/4। अब देखो Q वापस नाम ले रहा है तो मैंने वापस लिख दिया, Q को R का 1/4, बताओ किसके साथ में का लग रहा है, R के साथ में। तो जिसके साथ में का लगेगा बटे का मान उसी का होगा। तो R का मान तो हो गया भाई 4 और Q का मान हो गया बताओ क्या 1। अब अपन को वही P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन, तो ये देखो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा, तो ये है भाई 3:5। फिर इसके बाद में लाइन चेंज करके लिखेंगे 1:4 और यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो देखो अब यहाँ से अपन मान निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे,
यहाँ कुछ नहीं है तो 5 लिखेंगे, यानी पास वाली संख्या को रखते हैं। ये अपन ने शुरू में ही देख लिया था। तो देखो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 चौके 20। बताओ आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं। अपन से क्या पूछ रहा है? पी का भाग बताओ, निकाल लेते हैं भाई। तो देखो पी का हिस्सा यानी किसका हिस्सा ज्ञात करना है? पी का। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि तीनों को बताओ कितने रुपए बांटे जाते हैं? 5600। तो देखो तीनों का योग करो, 5 और 3 8, और 20 और 8 कितने होते हैं? 28। 28 बराबर है 5600। तो एक बराबर में क्या होगा? तो एक बराबर में होगा भाई कितने रुपए? 200 रुपए। कितने रुपए? 200 रुपए। जब एक बराबर में 200 रुपए है तो पी का हिस्सा पूछेगा, यानी किसका हिस्सा? पी का। तो 200 को 3 से गुणा करो तो 600 रुपए। कितने हो जाएंगे? 600 रुपए। अगर अपन से सॉरी हाँ पी का पूछेगा तो पी के अनुपात से गुणा करेंगे। अब देखो अनुपात हमारा ये है, नीचे वाला फाइनल अनुपात है, तो यहाँ 3 से इस वाले 3 से गुणा करेंगे अपन, यानी पी को इस वाले अनुपात से गुणा करेंगे तो इसका आया 600। अगर हमसे पूछे क्यों का हिस्सा क्या होगा तो बताओ क्यों का अनुपात क्या आया है? 5। तो 5 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया भाई 1000 रुपए। अगर अपन से पूछे क्यू का हिस्सा क्या होगा, जब एक बराबर 200 है तो बताओ क्यू का कितना है? 20। तो 20 को 200 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4000 रुपए। आप योग करके भी दे सकते हो। देखो 4 और 1 5 और ये 600, यानी 5600 रुपए वो अपन ने तीनों में डिवाइड कर दिया। यानी जो राशि हमेशा बांटी जाती है वो उनके अनुपातों में ही बांटी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहा है सीता, गीता व मीना का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। तो कौन कौन है देखते हैं। तो एक तो है सीता, बताओ कौन है? सीता है। एक कौन है? गीता है। एक कौन है? मीना है। ठीक, इनका वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। तो 2:3:5 के अनुपात में क्या है? वेतन है। ठीक है। यदि गीता व मीना का वेतन 16,400 रुपए है। अब देखो किस किस का भाई? गीता और मीना का, यानी हमको दे रखा है किसका? गीता और मीना का। तो ये गीता और ये मीना, इन दोनों का जो वेतन है वो है, बताओ कितना? 16,400 रुपए है या नहीं है? क्लियर है? तो बताओ सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? अब देखो हमसे ये पूछ रहा है कि जो सीता का वेतन है वो मीना के वेतन से, यानी सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब की बार किस में पूछा है? प्रतिशत में। अब देखो अपन यदि प्रॉपर तरीके से करेंगे तो भाई 5 और 3 8, 8 बराबर लिखना पड़ेगा 16,400। यहाँ 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर 1 की वैल्यू जो आएगी उसको 2 से गुणा करेंगे तो सीता का वेतन आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो मीना का वेतन आएगा। फिर ये जो जितना कम ज्यादा होगा उसका हम अंतर करेंगे, उसके बाद में फिर प्रतिशत निकालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी कम और ज्यादा पूछे और हमको अनुपात दे रखा हो तो हम सीधा, यानी ये 14,400 हमको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अनुपात दे रखा हो और प्रतिशत में कम ज्यादा पूछे तो सीधा अनुपात से ही हम निकाल देते हैं, वही हमारा सही आंसर होता है। अब देखो हमको बताना कैसे है, तो बताओ सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत है, यानी सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ मीना का 5 है, सीता का 2 है, कितना कम है? 5 से 2, तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। किसके वेतन से? मीना के वेतन से। यानी किसका जो जवाब आएगा वो कहाँ आएगा? नीचे। तो देखो किसके वेतन से? मीना के वेतन से, तो ये कहाँ आएगा? नीचे। यानी मीना का वेतन कितना है? 5। और भाई हमसे पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत पूछेगा तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। आपको पता हो तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रतिशत में भी पढ़ाई है। ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं तो 5 दूनी 10 यानी 20 बार। अब देखो यहाँ 20 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 60%। तो बताओ सीता का जो वेतन है वो मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है?
तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 60% कम है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगली क्लास में। देखिए नेक्स्ट आगे, यानी ये वाला तो अभी अपन ने हल कर लिया था, शायद किया था, नहीं किया था, थोड़ा अलग है। लेकिन ये देखो अपन से कह रहा है 1050 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में बांटा गया। ठीक है भाई, बांटा गया, कोई बात नहीं, हम भी, हमारा काम भी बांटने का ही है, बांट देते हैं। तो ये किस किस में बांटा गया है, पी क्यू आर में। तो पी क्यू और आर 1050 रुपए, यानी राशि बताओ कितनी है, 1050 है। इसको बांटना है किस किस में, पी क्यू व आर में। ठीक है भाई। अब देखो हमसे कह रहा है यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का, यहां थोड़ा अंतर है भाई, अब मामला संयुक्त का है। किस किस के संयुक्त की बात है, क्यू तथा आर के। ये लो भाई, बीच में सिर्फ प्लस का ही तो निशान लगाना है अपन को, हो गया संयुक्त भाग। तो P का जो भाग है Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 का 2/5। तो मैंने बताया जिसके साथ में का लगा हो उसका मान वही होगा। तो Q और R दोनों साथ साथ है, इनके साथ में का लगा हुआ है, तो नीचे का जो मान होगा वो इनका होगा। यानी नीचे का जो मान कितना है 5, और यहाँ भाई कितना है दूसरा 2। तो इनके मध्य में आपस में बताओ अनुपात क्या हुआ, 2:5 का। हमसे कह रहा है P को प्राप्त राशि क्या होगी, यानी हमको P का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें पता है तीनों का, अगर अनुपातों का योग करेंगे तो 5 और 2 7, 7 बराबर है भाई कितना 1050। तो 1 बराबर में क्या होगा, तो देखो 7 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, और 0 ऐसे कैसे, यानी 1 बराबर 150 आया। P का भाग पूछा है, तो P का हिस्सा तो P का हिस्सा कितना होगा भाई, जब 1 बराबर 150 है तो P का अनुपात कितना है 2, तो 2 बराबर क्या होगा, तो 150 को 2 से गुणा किया तो 300 रुपए। तो बताओ P का हिस्सा क्या होगा, 200 रुपए। मैं आपसे पूछूं बताओ Q का हिस्सा क्या होगा, क्या ज्ञात कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि Q और R का दोनों का 5 है। अब इसमें Q का कितना है हमें नहीं मालूम, R का कितना है हमें नहीं पता कि भाई इनका आधा आधा है, यानी 2.5 है, या Q का 4 है और R का 1 है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमको मालूम नहीं। इसलिए Q और R का संयुक्त भाग भले ही आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अलग अलग इस जानकारी के अनुसार ज्ञात नहीं कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, इसमें अपन से कह रहा है 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, तो यहाँ अपन कार चला देते हैं। तो देखो हमारे पास में 3 कार है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। इनकी चाल का अनुपात है, ये लो भाई, ये चाल स्पीड किस किस रेशो में है, 3:4:5। ठीक है, इसके अनुपात में है। यदि उन्हें एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात होगा। आप देखो इस प्रश्न में एक ही बात कह रहा है कि तीनों एक ही दूरी तय करती है, यानी ये यहाँ से तीनों जो हैं उनकी दूरी समान है। अगर A 10 किलोमीटर चलेगी तो B भी 10 किलोमीटर ही चलेगी और C भी 10 किलोमीटर ही चलेगी। तो ऐसी अवस्था में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो अपन को चाल दे रखी है उसका एलसीएम लेंगे, यानी जो चालों का अनुपात होगा उनका एलसीएम लेंगे और उसी को दूरी मान लेंगे अपन। तो यहाँ देखो 5, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई 60, सभी को गुणा कर लो, तो कुल दूरी जो है वो हो जाएगी, बताओ कितनी 60। तो ये अपन ने दूरी मान ली कि दूरी जो है वो 60 किलोमीटर की है। ठीक है बात यहाँ तक। अब देखो समय बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब यहां समय अपन से पूछा है, तो देखो अपन समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो यहां समय का अनुपात अपन इस तरीके से निकालेंगे। देखो दूरी है 60, चाल है 3, तो 60 बटे में 3 अनुपात
60/4 अनुपात 60/5। इनको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20, 4 का भाग देंगे तो 15, 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 बार। तो बताओ समय का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 20:15:12। ये क्या हुआ? समय का अनुपात हुआ। क्लियर है? हालांकि वैसे हम समय दूरी अपना अलग से टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस वो अलग से पढ़ते हैं, तो वहाँ और विस्तृत से अपन पढ़ते हैं। ये अनुपात का मामला था इसलिए ये अपन ने यहाँ पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अपन से कहता है श्री गुप्ता तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। अब देखो एक तो श्रीमान है और एक श्रीमती है। तो ये जो श्री गुप्ता हैं, ये श्री गुप्ता और एक कौन है? श्रीमती जी है। इनके भार की बात कर रहा है। इनका भार जो है वो है भाई 7:8 में। ठीक है। तथा इनका कुल भार, इनका जो कुल भार है, ठीक, इनका क्या? कुल भार, यानी कुल भार वो 120 किग्रा है। ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है कि इनका जो कुल भार है वो 120 किग्रा है। कुल का मतलब दोनों श्रीमान और श्रीमती जी दोनों को मिलाकर वजन है 120। ठीक है। अब देखो इस जानकारी से अपन श्रीमान का वजन का पता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, दोनों का योग है 120। अनुपात हमें दे रखा है तो पहले एक बार बाहर निकाल लेते हैं, फिर आगे इनको डाइटिंग कोर्स करवाना है वो आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ 8 और 7 कितने हो गए हैं? तो ये हो गए 15। 15 बराबर है 120। तो बताओ एक बराबर क्या होगा? तो 15 8 120। तो एक बराबर 8 आया। जब एक बराबर है भाई 8 तो बताओ 7 बराबर क्या होगा? यानी 7 से गुणा करो तो 8 7 56 केजी। 56 केजी के तो श्रीमान हैं और श्रीमती का भार ज़्यादा होगा या नहीं होगा? श्रीमान से ज़्यादा होगा, तभी तो डाइटिंग कोर्स कर रहे हैं हम। तो श्रीमती का कितना हो जाएगा? एक बराबर 8, तो 8 बराबर कितना होगा? यानी 8 8 64, यानी 64 केजी की बताओ कौन है? श्रीमती है। ध्यान रखना श्रीमान से श्रीमती भारी है। आगे देखते हैं। देखो अब अपन से कह रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद खतरनाक काम है, यानी डाइटिंग कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद श्री गुप्ता का भार 6 किग्रा कम हो गया। अब देखो श्रीमान जी ने डाइटिंग कोर्स किया, पहले श्रीमान जी मात्र 56 केजी के हैं और ऊपर से क्या शुरू कर दिया है? डाइटिंग कोर्स। ठीक है। उधर श्रीमती जी जो हैं वो करवा चौथ का फास्ट कर रही हैं कि श्रीमान जी की क्या बढ़ाई जाए? उम्र। और श्रीमान जी किस में लगे हुए हैं? डाइटिंग कोर्स में। तो 56 में से बताओ 6 किग्रा श्रीमान का कम हो गया। कम हो गया तो भाई घटा देंगे हम, क्या करें? तो 56 में से 6 घटाया। अब बताओ श्रीमान जी का वजन है कितना? 50 किग्रा है। ठीक है। तथा इनके भार का अनुपात जो है वो 5:6 हो गया। अब देखो इनके जो भार का अनुपात है इसको यहाँ साइड में लिखते हैं, यानी श्रीमान वर्तमान में 50 केजी के हैं। इनके जो भार का अनुपात है वो हो गया भाई कितना? 5:6। कब हुआ ये 5:6? डाइटिंग कोर्स करने के बाद में। ठीक है। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हो गया, यानी श्रीमती का हमको बताना है। अब देखो अपन कैसे बताएंगे? बताओ वर्तमान में श्रीमान कितने के हैं? 50 केजी के हैं। कितने के हैं? 50 केजी के हैं। पहले कितने के थे? 56 के। अब कितने के हैं? 50 के। क्यों? क्योंकि श्रीमान डाइटिंग कोर्स कर रहे हैं इसलिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ श्रीमान का वर्तमान में अनुपात कितना है? 5। और भाई ये 5 बराबर है किसके? 50 के। तो एक बराबर में क्या होगा? 10 होगा। जब एक बराबर 10 है तो बताओ 6 बराबर कितना होगा? तो यहाँ हो जाएगा 60 केजी। कितना केजी? 60 केजी। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम है, यानी श्रीमती का जो भार है वो कितना कम है। तो यहाँ देखो श्रीमती का पहले 64 था,
और कितना 60, यानी श्रीमती जी के भार में मात्र कितने किग्रा की कमी हुई है, 4 किग्रा की। और हमसे पूछा है कि कितना कम हुआ, तो बताओ कितना कम हुआ, 4 kg। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 kg होगा। क्लियर है। और आज का आखिरी प्रश्न जो आप सभी को हल करना है, ये हमारा अनुपात समानुपात था। क्लियर। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये जो लास्ट प्रश्न जो है, ठीक, अच्छा लास्ट है ही नहीं, ठीक है, तो आपका जो अनुपात समानुपात है वो टॉपिक क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। बाकी अपन नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।